पानी रे सा रे 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 पानी रे सा रे नी सा मन अटके मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल उस दिन दुनी दे शाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल। नदियों पार सजन दा ठाणा नदियों पार सजन दा ठाणा कीते कौल जरूरी जाना कीते कौल जरूरी जाना मिन्नतां करा मला दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल। मुल्ला काजी मत्ती दे दे मुल्ला काजी मत्ती दे दे खरे से आने राहत से दे खरे से आने राहत से दे इश्क की लगे राह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके मन अटके बेपरवाह दे नाल। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, बाकी सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम बाकी सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप न्यूज़ कैफ़े देख रहे हैं और हमारी दुआ है कि आज का दिन जो है वो आपके लिए कामयाबियों का दिन साबित हो, खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। प्रोग्राम को आज फिर हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे जिस मौजू पे बात करेंगे, मौजू बड़ा अहम है, उसके बारे में हम सब फिक्रमंद रहते हैं। सेहत के हवाले से कितनी मिसालें वो भाई आपको आती हैं? कौन कौन सी मिसालें आती हैं ज़रा बताइए। एक सबसे बड़ी मिसाल जो सब मिसालों पे हावी है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल सही है। और सेहत है जान है, जान है तो जहान है, सेहत है तो जिंदगी है जी। ऐसे कई मुकालमे हम अपनी ज़िंदगियों में सुनते रहते हैं और ये बात हकीकत है कि अगर इंसान सेहतमंद है तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। हमने ये देखा है कि अक्सर सुना जाता है कि लोग ये दुआ करते हैं कि हमें कोई बस किसी का अल्लाह ताला मोहताज ना करे, क्योंकि मोहताजी जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। किसी का मोहताज होके चले जाना, हम देखते हैं कि लोग सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और आखिर में वो बिस्तर पे जब पड़ जाते हैं तो फिर वो एक अंदर ही अंदर एक एहसास होता है, वो ये चाह रहे होते हैं कि बस हमें अल्लाह मियाँ उठा ले यहाँ से। हम इतना लोगों के मोहताज होके अपने ही बच्चों के जो उनका ख्याल भी नहीं रख रहे होते हैं, या मतलब अगर नहीं उनके सर पे कोई होता तो बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर आप ये भी देखें कि कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो आपको वैसे ही मोहताज कर देती हैं। एक दौर था जब टीबी का इलाज नहीं था। अगर हम थोड़ा सा और काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएँ तो मेरा ख्याल है कि बुखार का भी कोई इलाज नहीं होता होगा उस दौर में, तो लोग बुखार से भी मरते होंगे। ठीक है, टीबी, चेचक और पता नहीं कितनी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था और लोग उनसे मर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत, साइंस का दौर जैसे जैसे तरक्की होती गई, हर मर्ज़ का एक इलाज आता गया और उस इलाज के साथ इंसान ने जो सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी हैं वो बीमारियों के साथ लड़ी हैं कि हम बीमारियों को शिकस्त दे दी गई।
कि वो उनका वजूद ही ख़त्म हो गया। अगर कभी आती भी हैं तो उन्हें फ़ौरन जो है उन्हें ट्रीट कर लिया जाता है, उनका इलाज, क्योंकि हर वक्त इंसान जो है ना किसी न किसी बीमारी के इलाज में लगा हुआ। आप ये देखें, आज एड्स का इलाज ढूंढा जा रहा है, कैंसर का इलाज मौजूद है मगर और ज़्यादा तहकीक हो रही। पूरी दुनिया से जितने भी आलमी सेहत के जो इदारे हैं उनका ये पूरा एक टारगेट है कि हमने ये जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं इनको ख़त्म करना है इस दुनिया से। इसी तरह एक बीमारी है पोलियो। पोलियो तकरीबन 1988 से लेकर अभी तक इसको पूरी दुनिया में ख़त्म कर दिया गया, सिवाय 3 ममालिक के ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और आपको सुन के हैरानगी भी होगी कि ये 3 ममालिक में जो सर फहरिस्त है वो पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है और फिर नाइजीरिया है। ये पूरी दुनिया में 3 ममालिक हैं जहाँ पे ये बीमारी आज भी पाई जाती है। समझ से बाहर। हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस तो है, उन्हें मालूम तो है ना कि मतलब वो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि उनकी जो औलाद है, उनका कोई बच्चा है वो माजूर हो जाए ज़िंदगी भर के लिए, या हमारी इस कौम के बच्चे, हमारी जो सियासी क़यादतें हैं और जो बाकी सारे जो लोग हैं वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि हमारी जो कौम के जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें से कोई एक माजूर रहे। और इस बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई एक भी केस जब तक इस दुनिया में मौजूद रहेगा ना, तब तक इस बीमारी को दोबारा से फैलने में मदद मिल सकती है। तो इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही, और लोग जो हैं वो इस बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, मतलब क्या क्या गलत फहमी है जिनकी वजह पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उन लोगों तक कैसे ये सारी खबर पहुंचाई जाए जो गलत फहमी का शिकार है। आज इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पोलियो के हवाले से बात करने वाले हैं कि ये जो पोलियो के ख़िलाफ़ जंग है, जो एक लड़ाई है जो तकरीबन पूरी दुनिया के सारे ही ममालिक जीत चुके हैं, हम अभी तक वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है आम आदमी, मैं, आप और वो सब लोग जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं, जिन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, जिन लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ़ एक बनी बनाई बातें, और जिनकी वजह से आज जब इस पोलियो वाले ममालिक की एक लिस्ट आती है ना, 3 ममालिक की लिस्ट, तो उसमें हमारा नाम भी सर फहरिस्त होता है, जो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमें इसके ऊपर काबू पाना है, और जिस तरह आलमी इदारा सेहत इसके ऊपर काम पूरी दुनिया से इसे ख़त्म करने के लिए जिस तरह काम कर रहा है, पाकिस्तान में भी लोग अब तो ये कहा जा सकता है कि अपनी जान पे खेल के पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। क्योंकि जितने वाक़यात हुए, इनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाली जो टीम थे, रज़ाकार, उन लोगों को किस तरह रोका गया, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, एक पूरी सोच शामिल थी इसको रोकने के लिए, जिसको देख के बड़ा एक दुख होता है कि क्यों आखिर ऐसा। हम लोग अपने मुल्क से, अपनी कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, और हम क्यों इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे। खैर, हमारे साथ जो हमारे शो में जो गेस्ट मौजूद हैं, ये पोलियो के ख़िलाफ़ इस जंग में बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, आपकी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये सोशल वर्कर हैं और तजियाकार हैं, और पोलियो कैंप के हवाले से इन्होंने काफ़ी काम किया है। खालिद खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये पोलियो होता क्या है, कैसे होता है? ये पोलियो एक वायरस है जो मुंह के ज़रिए से बच्चों के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे की पर्टिकुलरली ये जो टांगे होते हैं, यहाँ से ये सूखना शुरू हो जाती है ज़्यादातर। वैसे तो ये पूरे हिस्से में आता है, अमूमन देखा यह गया है कि टांगों से ये शुरू होता है, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, पतला हो जाती हैं। बच्चे का जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो बेसिकली होती है कम,
जिसकी वजह से बच्चा पोलियो वायरस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है और वो मर्ज़ उसको लाहक हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर पोलियो ड्रॉप्स एक इसका वाहिद इलाज है, क्योंकि इसका कोई और इलाज भी नहीं है, इसका कोई और इलाज नहीं है। इसमें पोलियो ड्रॉप्स जो है वही इसका एक इलाज है। अगर ये बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चा हर 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल से कम उम्र बच्चे को अगर हम इसके ड्रॉप पिलाएं तो वो पोलियो जैसे मौलिक मर्ज से महफूज रह सकता है। कितनी दफ़ा ड्रॉप पिलाने होते हैं 5 साल से पहले? देखिए, हम अभी आपने खुद कहा, ये बड़े शर्म की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए कि हम आज तक इस मुल्क को इस मर्ज़ को ख़त्म नहीं कर सके। तो ये जब भी आए, ये एक बीमारी है ना, जब तक बीमारी का इलाज ख़त्म नहीं होता हमें इसको क्या कहते हैं खतरे पिलाने चाहिए। वैक्सीनेशन होती है ना, वो भी होता है कि जनाब फलानी चीज़ का एक दफ़ा इंजेक्शन लगाना होता है, लाइफ टाइम जो है ना वो आपको वो आपके अंदर इतनी मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं, दोबारा कभी होगा नहीं। ये पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर महीने पिलाना चाहिए। हर महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हमारी कैंपेन कंटिन्यूटी होती है। इसमें जब भी हमारे वर्कर लोगों के घरों पे आएँ तो मैं आपके मीडिया के दोस्तों से अपील करूंगा लोगों से कि वो बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर पिलाएं जो बच्चे 5 साल से कम हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर एक्चुअली क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है 5 साल के बच्चे। ठीक है। इसकी मेन वजह ये है, 5 साल से बच्चा जब बढ़ जाता है तो अगर उसके अंदर फिर वायरस होता भी है तो वो इतना ही फिर प्रॉब्लम नहीं होता, ना वो इस मर्ज़ को बढ़ने देता है। बिल्कुल सही। सर खालिद साहब, सर ये बताइए पोलियो फैलता कैसे है? ये मतलब ये तो जैसे माजूरी है, अगर एक टांग से माजूर हो गया एक बच्चा, पोलियो का शिकार हो गया, तो क्या ये आगे फैल सकता है ये मर्ज़? ये कैसे होता है? देखिए भाई साहब, शुक्रिया आपका, मतलब बड़े अहम मौजू पे आपने प्रोग्राम रखा। मतलब ये कि ज़रूरत है इस चीज़ की, और जिस तरह के अभी इन्होंने खुद इसका जिक्र किया कि जो हमारी और फिर जो रिपोर्टें भी हैं कि अगर एक पोलियो कोई भी मरीज़ जिसको मौजूद है पोलियो, अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके जो है कि इसका किसी वक्त भी वो फैल सकता है। इस यानी 3 ममालिक का जिक्र किया, 2 तो पड़ोसी हैं यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी 2 मुल्क तो वो हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं। अब असल में मसला ये है कि इसके लिए अहम चीज़ है कि इंतज़ामी मामला, यानी 2 चीज़ें ना, एक तो वो है कि आपके जो WHO है वो आपको फराहम कर रहा है वैक्सीन, दूसरा वो है जो है कि इसका 10% मुख्तलिफ तरीक़ों से मतलब लिए जा रहे हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब उसके टेस्ट और लेबार्ट्री का इशू है। दूसरे सबसे अहम मसला, जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया कि अच्छी बात है, कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत कर रही है कोशिशें, और होना भी चाहिए, लेकिन इंतज़ामी मामला हैं। आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है कि आप जो है कि इसका उसको जाके निकल जाती हैं लेडी वर्कर हैं, अच्छा तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है उनको। फिर जब आप ये समझ रहे हैं कि ये देखें तहफ़्फ़ुज़, आई एम रियली सॉरी, मतलब कोई असरा लेकर तो निकली नहीं हुई, वो तो अब हमारी भलाई के लिए निकली हुई, इसकी नहीं, ये नहीं करना। अब वो माहौल नहीं है, खुदा का शुक्र है, माहौल हालात बहुत तब्दील हुए हैं। बात यह है कि जब आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप मुझे बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से आप उनके साथ कहाँ जा रहे हैं? चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, यूसी के, यानी मुझे याद है 2001-2005 तक जो है ये इसके अंदर जो सिटी नाजिम और इसके जो लोग होते थे वो साथ हुआ करते थे, वो उनके साथ मिल के जो है इसके अंदर शामिल होते थे। हेल्थ वर्कर ख़वातीन को आपने लगा दिया, वो कहीं बेचारी जाके देगा और उसके बाद जो है इसका कर रही हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रही हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि वो भरपूर तरीके से जो होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही। सर ये आज मैं मतलब 2018 है और 2017 में भी 8 केसेस जो है वो पाकिस्तान में वो ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि ये कब तक हम इस तरह के केसेस सुनते रहेंगे और कब तक जो है वो हम इस पर काबू पा लेंगे? मैं पहले खालिद साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। जो खालिद साहब ने कहा ना सिटी नाजिम के ज़माने की बात ये की, खालिद साहब ऐसा नहीं है। बेसिकली आप अगर जाके देखेंगे तो इस टाइम भी मैं कल अपनी बात बता रहा हूँ, कल से मंडे से हमारी 19 से कैंपेन शुरू होने वाली है। कल मेरे साथ सारे यूसी सेक्रेटरी और यूसी चेयरमैन मेरे इलाके के मौजूद थे। यूसी चेयरमैन, यूसी सेक्रेटरी और नोटेबल्स, रिलीजियस सपोर्ट पर्सन, सोशल वर्कर, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है, जैसे अभी आपने फरमाया कि 3 तो 6 केस थे 2014 में, फिर वो रिड्यूस होते होते हम इस टाइम 8 पे खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी ये जंग जीत लेंगे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है सर, मैं ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज पोलियो के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर और तजज़ियाकार खालिद ख़ान साहब। अच्छा सर, ज़रा मोबाइल से फ्री हो जाए तो ज़रा बातचीत कर लें। सर मुझे ये बताइए कि पोलियो की जो कैंपेन है ये हमें हर आए दिन जो है ना इसकी ज़रूरत महसूस क्यों होती है, और ये मतलब क्या इसकी प्लानिंग क्या है आपके पास आगे? देखिए, पोलियो एक बीमारी है, ठीक है। बीमारी का इलाज जब तक 100% नहीं होता, अगर मुझे 104 बुखार हो जाता है तो मैं जब तक दवा लेता रहता हूँ जब तक मेरा बुखार ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है। इवन ये मैं दुआ भी करता हूँ अपने लिए, मेरे घर वाले दुआ कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, दुआ भी कर रहे होते हैं उस बुखार से ख़ात्मे के लिए, ठीक है। पोलियो का मर्ज़ ऐसा है, जब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो जाता हम इसके लिए बार बार कैंपेन करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि जब तक ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होता हम बच्चे हमारे पोलियो के कतरे पीते पोलियो रहेंगे। फ्री पाकिस्तान नहीं हो जाता जब तक करते। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये तो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की कि ये इसके ऊपर जो है ना वो करना चाहिए। वो लोग जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं उनके लिए क्या क्या आपने एक प्लानिंग की हुई है? देखिए, जिन लोगों ने पोलियो के कतरे नहीं पिलाते उनके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आज इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, ये पोलियो आगाही मुहिम का एक हिस्सा है। हम मीडिया पे करते हैं, हम रिलीजियसली लोगों को, रिलीजियस सपोर्ट पर्सन है वो हमारे साथ काम करते हैं, उलमा को हम लेके जाते हैं, हम आगाही मुहिम करते हैं, लोगों को समझाते हैं और उसके बाद जो रिफ्यूजल कवरेज जो ना हमारी हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी नहीं मानते तो उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है तो करना। सर मैंने सुना है KPK में जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं उनके लिए कोई सज़ा वगैरह भी उधर हुकूमत ने रखी है? हाँ, मैंने भी सुना था वहाँ पे कोई एक्ट वगैरह पास हुआ है। अच्छा, एक्ट पास हुआ है जिसके अंदर कुछ सजा होना चाहिए वैसे ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए इसमें। अगर हो तो मैं तो समझता हूँ लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि लोग जो है एक कानूनी दायरा कार में आ जाएं। वैसे तो खैर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी कुछ FIR हैं जो हमने कटवाई हैं लोगों को, और जिन लोगों ने बदतमीजियाँ करते हैं, पोलियो वर्कर के साथ इंतहाई गलत सलूक करते हैं उनको, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने FIR भी कटवाई है। ऐसे बात नहीं है कि सिंध में काम नहीं हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है काम। अच्छा खालिद साहब, सर पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ना, कामयाब ममालिक, वो अपने बच्चों के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं क्योंकि वो उनके एक आने वाले शहरी होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये सेहतमंद, पढ़ा लिखा, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमारा शहरी जो है ना वो एक काबिल इंसान बने। उसकी इसीलिए तालीम का ज़िम्मा, उसकी सेहत का ज़िम्मा वो रियासतें ख़ुद ले लेती होती हैं। हमारे यहाँ ये पोलियो के एतबार से मतलब फ़िक्रमंद है हमारी हुकूमत। सर आप ये बताइए कि वो जो इसी कैंपेन के ख़िलाफ़ एक सोच चल रही है, जो सोच है, जो ये कहते हैं लोग, जो ये ख़बरें फैलाते हैं कि इसके अंदर जनाब नाउज़ुबिल्लाह जनाब कोई पता नहीं कोई ऐसे अज्जा शामिल हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिनसे आप जिनसी तौर पे जो है ना वो नाकारा हो जाएंगे, उसके कैंसर फैलेगा इससे जनाब सुअर का फलानी चीज़ डाली हुई है इसमें, पता नहीं क्या क्या बातें फैला के लोगों के बीच में एक गलत फहमियाँ डाल रहे हैं। इन सोचों के बारे में क्या कहते हैं आप? उलमा के फतवे लेके तो हम बिल्कुल आ जाते हैं ना कि जनाब ये देखें फतवे उन्होंने कह दिया है, ये दो ने कह दिया कि ठीक है, मगर एक ऐसे आलिम साहब भी तो होंगे जो ये कह रहे हैं कि जो ये गलत है। भाई देखें, बात यह है कि सोचते हमारे भी लोग हैं, अगर और ममालिक के लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो वो करते हैं। बिल्कुल। हमारे इधर ये है कि लोग सोचते ज़रूर हैं, वो सब कुछ सोचते हैं जो दूसरे ममालिक में सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते और कुछ चीज़ें हम करते भी नहीं हैं, यानी कुछ वसाइल भी नहीं है और कुछ करते भी नहीं हैं। दूसरी जहाँ तक देखें, एक रियासत ने फैसला किया कि जी ये चीज़ सही है, उलमा कराम ने उसके लिए फतवा दिया है कि ये चीज़ सही है। अब ये रियासत का काम है कि वो उसको अमल दरामद कराने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करती है, उसके लिए क्या सख्त है, क्या मतलब इखलाकी हो सकती है, क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ कमी है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। अब KPK का बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो कानून है उसके मुताबिक आप करें, सख्ती करें उसके ऊपर। दूसरी लेकिन ये है कि हमारे इधर सबसे बड़ा है कि फ़ंड आ रहा है, फ़ंड बहुत आ रहा है। अब इस चीज़ को जो लोग महसूस करते हैं, देखिए मैं तो एक अवामी हूँ, लोग ये महसूस करते हैं कि इदारे जो हैं इसको तूल दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए तूल दे रहे हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आता रहे और उनके पैसा आता रहे, उनके मामला चलते रहें। तुर्की के अंदर उन्होंने जो है कि इसका वहाँ पे अपने आबादी को जो है सेंसस के लिए जो काम किया था, कर्फ्यू लगा के किया।
आप कराची के अंदर, पूरे कराची के अंदर टीम ये बोल रहे हैं कि लोग जो है कि इसका हमारे लगे हुए हैं, करोड़ों की आबादी, अमला कितना जो काम कर रहा है इनका बताएं आप, कितना कवर कर लेंगे ये। और अब जाते कब हैं ये जाते हैं सुबह। आज 2.5 साल का बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर जा रहा है, स्कूल के अंदर तो लगाते नहीं है, मतलब मेरी जो मालूमात है उसके अंदर स्कूल में तो नहीं लगाते हैं ये। तो स्कूल में नहीं जाते आप लोग? जाते हैं स्कूल। अच्छा, स्कूल के अंदर माँ बाप की क्या होती है कि जो इंजेक्शन वगैरह है वो उनके सामने लगे, यानी वो छोटे बच्चों को उनकी यही होती है कि वो उनके सामने लगे। क्यों नहीं आप जो है अच्छा हफ्ते इतवार जुमा, हफ्ता इतवार 3 दिन है, आप घरों पे लगाएं, शाम को जाके घरों पे शाम को जाएं, दिन में जाएं, मतलब ये 2 दिन ऐसे होते हैं हफ्ता इतवार जिसमें बच्चे घर पर होते हैं, माँ बाप घर पे होते हैं, माँ बाप घर पर होते हैं, बच्चे भी होते हैं। सर थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा, प्लीज कीजिए। थोड़ा सा ये करूंगा। देखिए 7 दिन पूरे कैंपेन होती है, उसमें हफ्ता इतवार भी शामिल होता है। ठीक है। स्कूल की कवरेज हो रही होती है, स्कूल के अंदर हम लोग जाते हैं, स्कूल में बाकायदा पूरे सिंध के अंदर जो जितने भी सुबह के स्कूल होते हैं वहाँ पे अमूमन मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह होते हैं, जहाँ पे जो ना सुबह हमारी टीमें जाती हैं, बच्चों को वहाँ पे वैक्सीनेशन करती हैं। उसके बाद वो बच्चे घरों पे नहीं होते तो वो बच्चे फिर हम स्कूल में जाके कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूलों में ये चीज़ें नहीं जाती। मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन है। कराची के अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पे माँ बाप ने मना किया हुआ, मतलब गरीबी पिलाते हैं। हाँ देखिए, अभी जो लेकिन केसेस आए ना, वो 8 केसेस आए 2017 में, उनमें से 2 केसेस कराची में भी आए। देखिए मैं आपको सिर्फ एक मेरे सवाल का होती ना कि किसी वो इतनी दूर कोई पहाड़ों पे या कोई जंगलों में रहने वाले लोग होते तो वहां तक वो पहुंच ना पाते, तो समझ में आता। यहाँ तो आप देखें कि आए दिन वो कैंपेन चल रही होती है, आपको पता ही है, आप खुद माशाल्लाह कैंपेन करते हैं, तो उसके बावजूद केसेस का सामने आना ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। जो लोग तो कहते हैं ना कि आपको मतलब इसको लगाते नहीं है, खालिद साहब मैं अभी आपने कहा 306 केस थे 2014 में, बिल्कुल थे। आज हम 8 पे खड़े, सिंध में 2 हैं सिर्फ। बिल्कुल सही है। अगर अब भी कोई कहे कि हम काम नहीं करें तो मेरा ख्याल में मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कुछ एक काम तो कर रहे हैं, हमने आपके काम पे शक किया। काम देखिए काम हो रहा है। मसला हमारे साथ देखिए जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो दूसरी बात कह रहा हूँ, मतलब कि एक तबका ये कह रहा है ना कि उसके बारे में शकूक व शुबात। आप मुझे बताएं जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है? बिल्कुल सर, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते बस एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की आवाम से। 19 तारीख से फिर हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज जो है स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी अपील है लोगों से, आप अपने 5 साल से कम और बच्चों को मंडे से जो कैंपेन शुरू हो रही है उसमें बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। इसके अंदर जो ना मुख्तसर बैनर लगाएं, 2-3 जुमलों के साथ बैनर लगाएं, वो जो बैनर के अंदर मैटर भर देते हैं ना, वो भी लोग जो है पढ़ देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। आप सब लोगों से दरखास्त है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। 5 साल से अगर उम्र उनकी कम है तो प्लीज़ जितनी दफ़ा मर्जी आप उन्हें पिलाएं। जितनी दफ़ा मुहिम के लिए लोग आते हैं उन्हें पिलाते हैं कतरे, उन्हें पिलाने दीजिए। ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए और पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए ये एक बेहतर है, ताकि वो माजूरी से बच सकें और हम पोलियो के वायरस को यहाँ से भगा सकें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हम एक मुश्किल काम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे बोई भाई, आपके लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मेरे लिए मुश्किल काम ये है कि मैं खुद तो हंसता हूँ लेकिन लोगों को हंसाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अरे क्या बात कर दी आपने, ये ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ना मुश्किल काम अलग अलग होते हैं। किसी से पूछें भी आपके लिए मुश्किल काम क्या है, वो कहता है मेरे लिए सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। कोई कहता है झूठ बोलना बड़ा मुश्किल काम, किसी को तैरना नहीं आता है, किसी के लिए हवा में उड़ना मतलब जहाज़ उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों से भी पूछें, वो भी अलग अलग किस्म के जवाब देते हैं, मगर जो बात की बात है वो यही है कि किसी को हंसाना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। और इस तरह के जो लोग हैं उन्हें उनकी बड़ी कदर करनी चाहिए हमें, और हम कदर करते भी हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो मुस्कुराहटें बांटती हैं, जो ख़ुद तो हंसती रहती हैं, साथ जो बाकी इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी उनकी बातों से हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे मुझे कोई जोक करना नहीं आता, अगर मैं लतीफ़ा सुनाऊंगा ना भाई तो अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास टाइम तक सब खामोश रहेंगे, पूछेंगे कि अच्छा यहाँ फिर मेरे ऊपर हंसेंगे, है लतीफ़ा था। और वही अगर बात कोई और सुनाएगा ना तो वो बाकायदा लोग उस पे ऊपर हंसेंगे। ये भी एक आर्ट है और ये खुदादाद सलाहियत है। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है
ये हैं तो बेसिकली पाकिस्तानी, मगर रहती हैं पाकिस्तान से बाहर। ये इंग्लैंड में रहती हैं और वहाँ पे ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये एक रेडियो प्रेजेंटर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं और उनके साथ साथ जो है BBC एशियन नेटवर्क पे वीक डेज़ पे शो भी होस्ट करती हैं। एक बिज़नेस वुमन भी हैं, ख़ुद को पाकिस्तानी म्यूज़िक का सफ़ीर भी कहती हैं। पाकिस्तानी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ और स्टार्स होते हैं उनको वहाँ पे प्रमोट भी करती हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा शोज़ वगैरह करती रहती हैं। तो मैं जनाब आपको तारुफ़ करूँगा नौरीन ख़ान साहिबा का। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपने दिया। ओह यू वेलकम। आप अच्छा चलें, आज एक काम करेंगे। आज मेरे साथ आप एक प्रॉमिस करने वाली हैं, आपने कोई अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं बोलना। ओहो, ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश करेंगे? हाँ। अच्छा भाईजान, हम भी कोई अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है वो शामिल नहीं करेंगे। जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ शामिल करेगा आपने यहाँ से बोल देना हेलो। अच्छा, अगर मैंने कोई हेलो मैं बता रहा हूँ अभी अगर मैंने कोई अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो क्या होगा? फिर आप दोबारा से पूरा जुमला बोलेंगी। ओहो, ओके। अब मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, अंग्रेज़ी इतनी खूबसूरत ज़बान है कि इसको जिस भी अंदाज में बोला जाए और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मानती हैं इस बात को? अच्छा, तो आप इंग्लैंड में ही पैदा, बरतानिया में, सॉरी, तो आप बरतानिया में ही पैदा हुई हैं? बिल्कुल, वहाँ मेरी पैदाइश है, वहाँ मैं स्कूल गई और हाँ, स्कूल स्कूल ओके। आप स्कूल को क्या कहते हैं? हाँ, स्कूल को क्या कहते हैं? मदरसा। नहीं, स्कूल सही है। अच्छा, सॉरी, ओह सॉरी, मैंने कहा ये भी अंग्रेजी। माफ कीजिएगा। माफ कीजिए। हम पूरा इंटरव्यू ऐसे ही गुजार लेंगे विद मी। ओह, ये इंटरव्यू बिल्कुल उर्दू लेसन बन जाएगा, आई थिंक। उर्दू सबक। ठीक है, चलें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा जी, तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ये पहली बार है कराची में। अच्छा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, कराची में। ये कराची में पहली बार। पाकिस्तान पहले आई हैं? जी। कितने साल पहले? 17 साल पहले। 17 साल पहले। अच्छा, आप बरतानिया में पैदा हुई हैं, वहीं आप पली बढ़ी और वहीं सारी तालीम हासिल किया आपने। पाकिस्तान से आपका कोई इतना ज़्यादा गहरा कोई वो उस तरह ताल्लुक़ नहीं रहा आने जाने वाला, तो फिर भी पाकिस्तान की जब सरज़मीन पे आप पाँव रखती हैं, यहाँ आती हैं, तो कुछ एक अलग सा एहसास होता है? बिल्कुल। कुछ अपना सा अपनायत सी महसूस होती है? मंडे में आई थी, सिर्फ मुझे 5 दिन यहाँ कराची में हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों से। इट्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अच्छे हैं? बहुत अच्छे। और वो जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं वो भी इतने ही अच्छे हैं? वो भी अच्छे हैं, हाँ। अच्छा, हाँ, मेन एक कम्युनिटी है वहाँ। हाँ। और ये अच्छे लोग हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि मैं जब भी जो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं कि उन्हें ले लेकर घूमते हैं अपनी गाड़ियों में। पता नहीं, बहुत सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क से आए हुए हैं लोग, ये कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। आप कभी जाते हैं इंग्लैंड? मैं इंग्लैंड नहीं गया, मैं यूरोप जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अंग्रेज़ी वहाँ पे सारे ही बोलते हैं, मगर वो जो अपनी उनकी लैंग्वेज होती है ना, अपनी ज़बान जो है, वो उनकी तरजीह ये होती है कि वो उसी में बात करें। नॉर्वे वाले नॉर्वेजियन बोलेंगे, डेनमार्क वाले वो डेनिश बोलेंगे, और सारे मतलब इसी तरह अपनी अपनी ज़बान को बोलते हैं। और अंग्रेज़ी आती है सबको, तो अपनी ज़बान को तरजीह देते हैं। मुझे यहाँ पे आके मुझे ये एहसास होता है कि यहाँ पे हम लोग ना बस एक कॉम्प्लेक्स में एक आए हुए हैं सारे, हम चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी में बात करें हम लोग सारे, जो अपनी हमारी ज़ुबान है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं है। हाँ, उर्दू लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। यस इट इज़। लेकिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है बोलना। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ट्रस्ट में बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमने वो पाबंदी खत्म कर दी भाई, खत्म कर दी पाबंदी। वरना मैंने तो बहुत सारे अल्फाज गिन लिए थे। अच्छा, कितने थे? छोड़े हम, मैंने भी डिलीट कर दिया उसको क्योंकि अब इजाज़त मिली है ना, मैं भी डिलीट कह सकता हूँ। अच्छा नौरीन, ये बताइए कि बचपन में क्या बनना था बड़े होके? एक होता है ना, आपने प्लान किया होता है कि मैं बड़े होके ये बनूँ। ज़्यादातर बच्चे तो ये प्लान करते हैं पायलट बनेंगे, आपने क्या बनना था? जब मैं छोटी थी एक्चुअली मैं म्यूज़िक का मेरा इंटरेस्ट 6-7 साल से शुरू हुआ। जब मैं 8 साल की थी मैंने शुरू किया वायलिन बजाना। फिर जब 11 साल की थी ओबो,
वो बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट था, इनको पता होगा। ओबो कौन सा होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, उसकी छोटी रीड होती है, फ्रॉम द क्लैरिनेट होता है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर मैंने स्टील बैंड ज्वाइन किया। वाह। 6 साल मैंने स्टील बैंड में परफॉर्म किया, और फिर 10 साल पहले मैं एक बैंड में प्ले करती थी कीबोर्ड। यानी कि आप तो प्योर आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिशियन। लेकिन अब कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले करती। अच्छा चले, मेहरबानी, मैं समझा मेरी रोजी पे लात। अगर ये थोड़े ये कभी एनुअल लीव लें, मैं इनका कर लूँगी काम। ठीक है, आपकी जब लीव्स होंगे बताइएगा। इनकी जब छुट्टी होगी मुझे बुला ले। जब आपकी छुट्टी होगी तब बताइएगा, इनको भगा देंगे उन दिनों। अच्छा जी, तो आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम क्या लगता है आपको? आप होस्टिंग भी करती हैं, आप रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, और उसके अलावा भी आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं। ये वो सिर्फ 1.5 साल हुआ है स्टैंड अप करने में, लेकिन आई थिंक रेडियो मेरा मेन काम है। एंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक की वजह से। हाँ हाँ। तो उसमें गेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, यूट्यूब स्टार्स, और मैं अपने आप को खुद, मैंने ये टाइटल दिया है सेल्फ अपॉइंटेड यूके एम्बेसडर फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज एंड एंटरटेनमेंट। वाओ। ग्रेट। और मैं पाकिस्तानी ड्रामाज और म्यूज़िक और फिल्म्स को प्रमोट करती हूँ अपनी शो पर, BBC शो पर। मुश्किल मेहमान कौन लगता है आपको? क्योंकि कुछ होता है ना कि कुछ गेस्ट बड़े मुश्किल होते हैं। ये एक्चुअली सब, या कोई ऐसे गेस्ट जो रेडियो पे आप बैठे हो जो बात ही नहीं कर, आप उनसे। ये कई बार ऐसा होता है कि कोई पंजाबी आर्टिस्ट होते हैं या कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और फिर मुझे पूरा इंटरव्यू पंजाबी या पंजाबी च ब्रेक लेनी आती तैनू? आंदी है। ए कैमरे च ब्रेक ले लो जरा। अच्छा, ब्रेक ले लो, एक ब्रेक तो बाद मिलने हैं। हाँ ज़रूर मिलेंगे। हाँ, एक ब्रेक के बाद मिल रहे हैं जनाब। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और आज हमारे साथ नौरीन खान मौजूद हैं, और ये नौरीन खान पाकिस्तान की शान बरतानिया में। जी हाँ, तो बरतानिया में ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटर हैं। BBC में एशियन जो उनका जो प्रोग्राम है उसमें भी वीकडेज़ पे शो करती हैं, और काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। आज ये खुद कटहरे में बैठी हुई हैं और इनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपने बताया कि जो मुश्किल मेहमान जो होते हैं उसके बारे में, जो बहुत कम बात करते हैं वो मुश्किल मेहमान होते हैं। बहुत मुश्किल, उनको सवाल पूछो वो कहते हैं यस, नो, और आगे बात बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनके साथ बात करने को आपका बड़ा दिल कर रहा होता है, मतलब ऐसे कुछ पर्सनालिटीज होती हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करने को दिल ही नहीं कर रहा होता, फिर भी बात करनी पड़ती है। ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हर गेस्ट जो मेरी शो पर आता है वो मेरे लिए जैसे मेहमान घर में आता है ना, ऐसा फील होता है। सो you welcome them and मैं इंग्लिश बोली। सो या ठीक है। पर ऐसा कोई इतना गेस्ट नहीं था जो बहुत टफ था, सब अच्छे रहे। किन किन के आपने इंटरव्यूज किए हुए हैं अभी तक? अच्छा, शाहरुख खान का इंटरव्यू किया है, अमिताभ बच्चन, काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स, माधुरी दीक्षित, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी काफ़ी इंटरव्यू की है। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा। और फुटबॉल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ as well। मैं लिवरपूल सपोर्टर हूँ। वाह, ज़बरदस्त जनाब। तो खुद कौन सा खेल खेलती वैसे आप? अब नहीं खेलती। हाँ? स्कूल में खेलती थी नेटबॉल एंड टेनिस, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। ठीक है। PSL को सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मे बी कराची किंग्स। कराची किंग्स, Maybe. ओके ग्रेट। ये क्योंकि मैं कराची में हूँ। ओके जनाब, कैलेंडर पे ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि जो जितनी भी ख़वातीन आती हैं, जितनी भी फीमेल गेस्ट अगर कोई आती है, कोई यंग, तो मैंने देखा है कि जितने भी एंकर्स होते हैं वो 2 सवाल लाजमी करते हैं। एक ही होता है कि आप अपनी खूबसूरती का कैसे ख्याल रखती हैं, और नंबर 2 एक सवाल होता है कि आप शादी कब कर रही हैं। तो हम पहले सवाल की तरफ आते हैं, खूबसूरती को कैसे बरकरार रखती हैं? अच्छा,
मैं आपसे आपसे सही बोलूँगी, जिम में इतना जाती नहीं। ओके। आई एम नॉट अ जिम पर्सन, लेकिन मुझे योगा में इंटरेस्ट है। हाँ। ओके, ठीक है। और कभी हॉर्स राइडिंग कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, आई लव हॉर्सेस। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप खाने पीने में क्या मतलब किस तरह ख्याल रखती हैं अपना? अच्छा, आप ज़रा शौक में होंगे, आप ठीक तरह से बैठे हैं। ओके। अच्छा, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ। हैं? हाँ। क्यों? हर पाकिस्तानी कहता है हाँ, नो मीट, आप गोश्त नहीं खाती, आप फिश नहीं खाती, आप लैम नहीं खाती। हमारे यहाँ तो यहाँ पे चिकन ने तो आलूओं को रिप्लेस कर दिया है। हाँ, मेरी डाइट है ही आलू। अच्छा। आलू, सब्जी। ओके, ग्रेट, जबरदस्त, अच्छा है। कितने सालों से नहीं खा रही हैं आप? काफी साल, over 20 years. Yeah. 30-40 years से? जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ भी वेजिटेरियन है। अच्छा। हाँ, okay. लेकिन ये भी काफी अनयूजुअल है फॉर पाकिस्तानी। हाँ, यहाँ पे इस कम्युनिटी में तो थोड़ा सा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सब कुछ खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। हाँ, तो लेकिन मैं फिश भी नहीं खाती, मीट भी नहीं खाती। आई एम एन एनिमल लवर। एग्स भी नहीं खाती हैं आप? एग्स, आई एम नॉट वीगन नहीं, लेकिन सोच रही हूँ शायद वन डे वीगन हो जाऊँ। ओके, ठीक है। चलो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। चलिए ये बताएं कि ऐसी कुछ बातें बताएं जो आपके बारे में लोग नहीं जानते। अच्छा, हॉर्स राइडिंग मैंने जैसे आपको बताया, शायद वो नहीं जानते कि ओकेजनली थोड़ी हॉर्स राइडिंग कर लेती हूँ। स्टार क्या है आपका? I'm on the cusp of Virgo and Libra. Libra and Virgo. Okay. आपका क्या है? I'm Libra. Libra, अच्छा, yeah. क्योंकि मेरी बर्थडे सितंबर में। अच्छा, तो बचपन में क्या बनना चाहती थी आप? बचपन में इतना कोई खास नहीं, इन्हें कोई लोग जानते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 5 मैं ये बनना चाहती हूँ। आई न्यू आई वांटेड टू डू समथिंग इन एंटरटेनमेंट, लेकिन पता नहीं था क्या होगा। म्यूजिक में इंटरेस्ट था, एंटरटेनमेंट में, और आई थिंक आरजे बन के। ओके, और स्टैंड अप कॉमेडियन, ये आप ये कब सोचा आपने? क्योंकि एक स्पेशली जो जितनी भी लेडीज़ होती हैं हमारे यहाँ, वो मतलब मर्दों के शाना बिशाना सारे काम करती हैं, मगर स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने अभी तक नहीं देखी कोई। और आप बहैसियत पाकिस्तानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन, ये ख्याल कैसे आया? अच्छा, मेरी शो पर मैं काफ़ी यू नो आई लाइक ह्यूमर, और मैं इंजॉय करती हूँ यू नो हैविंग अ लाफ एंड जोक्स करना, प्रैंक्स करना। और मैंने काफ़ी स्टैंड अप शोज देखी, और मैंने देखा ज़्यादा आदमी मर्द होते हैं। फीमेल्स यूके में भी इतनी नहीं। फीमेल्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, अपनी बीवियों का। ये बीवी इतना हॉट टॉपिक क्यों होता है? और मदर इन लॉ, हर आदमी अपनी मदर इन लॉ के बारे में क्यों ऐसे कहता है? ये क्यों ऐसे? इतनी मदर इन लॉ जोक्स यूके में होती है ना। मदर इन लॉ और वाइफ का, ये दोनों का, तो हाँ। आखिर क्यों ऐसा होता है, मुझे बताएं। तो आप पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, आप किसके बारे में जोक करती हैं? मर्दों के बारे में। अरे ये तो बदला लेने निकली हुई है वो भाई। नहीं, कौन कहता है कि औरतों के ऊपर ज्यादा जोक क्रैक होते हैं? आपने पठान और सरदारों के जोक्स नहीं सुने क्या? और सांता बांटा वाले, और सांता बांटा स्पेशली। अच्छा जी, ये बताइए कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम नहीं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बारे में। ठीक है, आप मुझे बताएंगे अगर आपको वोट करना हो तो आप इमरान खान को वोट करेंगी, नवाज शरीफ को? ये तो मैं आंसर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि I don't know enough about their policies to give you an informed answer. ठीक है, आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़े यहाँ पे, then सोच कर बताना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। है ठीक है। आपको फेवरेट सिंगर कौन है? I like from जो current singers है, आतिफ असलम obviously is a fantastic singer. और पाकिस्तान में म्यूजिक का कौन सा जॉनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मतलब पाकिस्तान में कौन सा ऐसा म्यूजिक हो रहा है जो मुझे बहुत कोक स्टूडियोज, मैं अपनी शो पर भी यू नो कोक स्टूडियोज म्यूजिक को प्रमोट करती हूँ। आई लाइक द होल लाइव एलिमेंट ऑफ म्यूजिक। ग्रेट। ओके, तो जनाब हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं क्योंकि हमें ताज़ा तरीन खबरों से अपने दोस्तों को रखना है आगा। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है।
नौरीन खान हमारे साथ हैं आज और इनसे मज़े मज़े की बातों का एक सिलसिला जारी है। नौरीन खान, आप सारे काम कर लेती हैं माशाल्लाह, हर स्पोर्ट्स से भी आपको लगाव है, आप आरजे भी हैं, आप जनाब टीवी होस्ट भी हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं। मॉडलिंग एक्टिंग की तरफ कभी ख्याल नहीं आया? नहीं। हाँ, तो चलें अगर पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें, ऐसी एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें, आपको ऑफ़र की जाती है कि आप यहाँ पे फिल्म कीजिए, तो किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे, किस हीरो के साथ? हाँ, ये शर्म क्यों आ रही है इस बार? Obviously, बहुत अच्छे एक्टर है पाकिस्तान में। I'm a big fan of obviously फवाद खान, नुमान इजाज। मगर ये दोनों तो पंजाबी फिल्में करते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे पंजाबी फिल्म करनी पड़ेगी। आपको वो ऑफर की मैंने। अच्छा, पंजाबी फिल्म की। अच्छा। वो खेतों वाली, जो खेतों में जो फुल पंजाबी गाने चल रहे थे। ओ, जैसे वो अंजुमन डांस करती थी। यस यस यस। अब खेतों में। जी जी जी। सुल्तान राय के साथ। जी जी। ओ अच्छा। I don't think I could do that. ओके अच्छा, तो अगर आप आज जो काम कर रही हैं इनके अलावा कुछ और होती तो क्या होती? Maybe actress. Actress. Maybe. ओके, यानी कि ये वो फील्ड है जिसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। बिल्कुल। ओके, वैसे फेवरेट एक्टर कौन से हैं आपके? Favorite actors? Oh, too many. There are lots. Hollywood से भी, Bollywood से भी, Lollywood. Pakistan से नुमान इजाज. I think he's a very good actor. Fawad Khan's very good. सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. Myra Khan. ओके, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे सेलिब्रिटी जिनसे मिलने को बड़ा दिल चाहता हो कि मैं इनसे मिलना है मुझे? सबा कमर से. सबा कमर से, वो बहुत अच्छी है, बड़ी स्वीट भी है, बड़े अच्छे से मिलते हैं। उसकी इन एक्टिंग बागी में बहुत अच्छी थी। ठीक है, ओके, तो बॉबी से अगर हम म्यूजिक अगर सुने, हम इसे गाना सुने, तो वो किस किस्म का गाना जो है ना सुनना पसंद करेंगे आप? जो बॉबी को पसंद है। बॉबी क्या पसंद है यार आपको? हाँ, मुझे खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ओके, वो सबको ही पसंद है। तो बॉबी भाई से हम गाना सुनेंगे, उससे पहले हम थैंक यू कहेंगे नौरीन को। नौरीन, बहुत कम टाइम था हमारे पास, मगर कम टाइम में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपसे बहुत कुछ जान लिया, क्योंकि आप इस वादे के साथ जब दोबारा पाकिस्तान आएंगी तो आप दोबारा फिर हमारे शो में आएंगे। बिल्कुल। ओके, ग्रेट, डन हो गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप एंजॉय कीजिए इस पाकिस्तान को, सारे लोगों को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस वेदर को, क्योंकि ये वेदर वहाँ पे नहीं मिलने बहुत अच्छा है, बेहतरीन। ये वेदर को एंजॉय कीजिए आप, और फुरकान बॉबी के इस खूबसूरत ट्रैक को जब ये गाएंगे, जो गाना गाएंगे, उसको भी आप सब एंजॉय कीजिए। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जानिया हानिया जानिया सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईया कई बरसाता, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया राता, बोलिया ना सदा वास्ता प्यार दा, प्यासे ने नात कर मेहरबानिया, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं
लगदा दिल मेरा